अभी इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जो बेनिफिट हमने ऑलरेडी ऐड किया है, टैक्स किया है, उसको यहाँ पे लेस करना है। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है क्योंकि ये बेनिफिट था यहाँ पे, इधर था, और इधर में जब उस पर टैक्स लग गया तो ये मेरी कॉस्ट बन गई, तो इस वजह से उसको मैंने कॉस्ट को यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो बेनिफिट सारे का सारा तो कॉस्ट नहीं बना, उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो बेसिकली कॉस्ट बना, लेकिन इतनी डिटेल्स में नहीं जाना हमने कि इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो क्या है। सिंपल इस बेनिफिट को उठाया और इसकी कॉस्ट बना लें, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा ये हमारे दो मेन सिनेरियो थे। एक और चीज इसके अंदर देखने वाली आपने याद रखनी है कि ऑप्शन खरीदा, ऑप्शन बेचा। ठीक है, कई दफा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ये वाली बात पूछेगा कि सिनेरियो बना के ना ऐसे ही कि 2020 में उसे ऑप्शन मिला, 2021 के अंदर उसने ऑप्शन को बेच दिया, तो रिक्वायरमेंट में लिख देगा कि टैक्स ईयर 2020 की कैलकुलेशन करें और साथ में 21 की भी टैक्सेबल इनकम बनाएं, 20 की भी बनाएं और 21 की भी बनाएं। तो इस सिनेरियो में 20 में कुछ टैक्सेबल इनकम बनती है उसकी? नहीं, तो जो भी बनेगी वो 21 की बनेगी। और इस सिनेरियो में अगर वो पूछ ले 20, 21, 22 की बनाएं, 20, 21, 22 की बनाएं, तो 20 की कोई बन रही है? 21 के अंदर क्या बन रही है? सिर्फ ये इनकम फ्रॉम सैलरी का, और 22 के अंदर क्या आएगी? कैपिटल गेन आएगी। ठीक है, तो ये एग्जामिनर की आदत है, ये जब इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये सवाल पूछता है तो वो जितने सालों में ट्रांजैक्शन हुई होती है उन सब की टैक्सेबल इनकम का पूछता है। तो इट्स बेटर टू ड्रॉ दी टाइमलाइन ताकि आपको पता चल जाए कि ये कब कब क्या कुछ हुआ है। सही है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ना एक और बेनिफिट भी है जो मैं उस दिन शायद बताना भूल गया था कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम अपने ही एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर्स देने का एक और मकसद ये भी होता है कि उनमें एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी आती है। जो लोग बहुत पुराने हो जाते हैं, 15-15 साल से की पोजीशंस पे काम करते हैं, तो उनके लिए फिर बेनिफिट एक ये आ जाता है कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें, तो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब सेंस ऑफ ऑनरशिप जो है, अब वो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, जब डिविडेंड भी मिलेगा तो एक पॉजिटिव चीज आ जाएगी, सस्ता शेयर खरीदा हुआ है, डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। तो वो जो एक ऑनरशिप की सेंस है जिसकी वजह से एम्प्लॉय कंपनी छोड़ना पसंद नहीं करता, तो वो भी एक तरीका एम्प्लॉय को अपने पास रखने का। तो इससे एम्प्लॉय शेयर स्कीम से अपनी कंपनी के शेयर्स देने से उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप भी उसकी खरीदी जाती है, बेनिफिट दे के उसको। अच्छा, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी थी वो तो यहाँ तक क्लियर है। एक टर्मिनोलॉजी और है जो अभी नेक्स्ट दो सिनेरियोज में अप्लाई होगी, दैट इज रिस्ट्रिक्शन और नॉन रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन या नॉन रिस्ट्रिक्शन क्या है और रिस्ट्रिक्शन या नॉन रिस्ट्रिक्शन का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नॉन रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? कभी कभार आप क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को शेयर्स दिए, ठीक है, एम्प्लॉय को शेयर्स दिए और उस पे ये कैद लगा दी कि तुम 2 साल या 1 साल या 3 साल तक इन शेयर्स को नहीं बेच सकते। ठीक है, बेच सकेंगे किस तरह से वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बस ये कहेगा कि ये मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहा, रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन ऑनरशिप तुम्हारी नहीं है, ऑनरशिप हमारी कंपनी की रहेगी, 3 साल बाद ऑनरशिप तुम्हारी होगी। अब ये आपकी वाली बात है कि अगर आप बगैर रिस्ट्रिक्शन के दे दें तो वो महीने बाद ही बेच दे और जाए। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए
रिस्ट्रिक्शन के साथ शेयर्स दिए जाते हैं कि तुम्हें आज शेयर्स दे रहा हूं, लेकिन 1 साल तक ये तुम्हारे नाम नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा कि उसने एक बेनिफिट तो लिया, लेकिन वो बेनिफिट उसके नाम ट्रांसफर नहीं होगा कितने अरसे तक, तो फिर मजबूरी हो जाएगी उसका 1 साल तक कंपनी को में मजीद रहना। ठीक है, तो ये केसेस होते हैं जैसे आपने सोचा, ऐसे ही होता था कि लोग कहते थे यार सेंस ऑफ ओनरशिप ठीक है, मिल गया है, 2 महीने बाद शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, बेचो और जाओ। ठीक है, सेंस ऑफ ओनरशिप होती है, देखी जाएगी। सही, तो हर बंदे का अपना ट्रेंड है। तो लेकिन इस चीज को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन, नॉन रिस्ट्रिक्शन आई। ये समझ लगे ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी कि मतलब आप शेयर को बेच नहीं पाएंगे बाहर। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या है इस पूरे सिनेरियो में? इसका इंपैक्ट ये है, ये सिनेरियो 3 है। मैं पहले रिस्ट्रिक्शन को डिस्कस करता हूं। नॉन रिस्ट्रिक्शन तो वैसे एक तरह से हमने कर ही लिया है, ये नॉन रिस्ट्रिक्शन का केस ही है। दो 2020, 21, 22 और 23। 20 में उसे ऑप्शन मिली, ठीक है, उसने ऑप्शन बाय की। 21 में उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, लेकिन शेयर्स खरीद लिए, ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, लेकिन ये शेयर्स कौन से थे? रिस्ट्रिक्शन वाले, रिस्ट्रिक्शन वाले। ये जब शेयर्स एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज की, तो उसने 1 साल की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यानी कि अगर मैंने मार्च 21 में एक्वायर किया तो मार्च 22 में मेरी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई, रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। ठीक है, और मार्च 23 में मैंने बेच दिए, मार्च 23 में मैंने शेयर्स बेच दिए। ऑप्शन एक्वायर की, कोई बेनिफिट ऐड करना है? नहीं। ऑप्शन एक्सरसाइज की, रिस्ट्रिक्शन वाली, बेनिफिट ऐड करना है? यही पढ़ा है ना कि हमने यहां पे बेनिफिट ऐड करना है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स होंगे तो बेनिफिट ऐड नहीं करना। जब रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स होंगे तो बेनिफिट ऐड नहीं करना। बेनिफिट कब ऐड करना है? जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड होगी। और जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड होगी तो सेम बेनिफिट ऐड करना, सेम फॉर्मूला कि जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, ठीक है, उसमें से लेस कर देनी है आपने कॉस्ट ऑफ शेयर और लेस कर देना आपने कॉस्ट ऑफ राइट। जो बेनिफिट आ जाएगा आपका वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करना। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेंगे? जब ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ तब की, या जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुआ तब की? रिलीज हुई तब। ठीक है, तो उस टाइम की हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। और जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई और अगले साल आपने बेच दिया, तो जब बेच दिया तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड था, अब आपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, तो अब ये वही कंसीडरेशन रिसीव, सेम फॉर्मूला, लेस क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ शेयर लेस कॉस्ट ऑफ राइट और लेस बेनिफिट एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी, बेनिफिट एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो आएगा ये किधर जाएगा? कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को जाएगा। ये जो चीज़ वापस आएगी, इट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम
और ये वाली जो चीज़ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में इसको ऐड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ राइट मतलब यही है, आपने जो ऑप्शन खरीदा था ये खरीदा कितने का था, ये जो इसको खरीदने की कॉस्ट है ऑप्शन को, राइट को, ये ऑप्शन या राइट ये एक ही बात है, ऑप्शन या राइट। शेयर्स खरीदने का ऑप्शन, शेयर नहीं, शेयर को खरीदने का ऑप्शन, ठीक है। तो वो जो है उसको खरीदने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ राइट या कॉस्ट ऑफ ऑप्शन होती है।